Today our topic is sterilization techniques. Sterilization techniques क्यों? What is sterilization technique? It is used for elimination of microorganism. Like जो वर्ड स्टरलाइजेशन के अंदर स्टरलाइज है यानी कि किसी भी चीज़ को कंटेमिनेशन फ्री रखना इज नॉन स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, यानी कि हम वो स्टरलाइजेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर में स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की बात करते हैं तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी कल्चरिंग के दौरान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जितना भी हमारा कल्चर है वो सारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर मीडिया के अंदर कंटेमिनेशन आ गई, टूल्स के अंदर कंटेमिनेशन आ गई, तो वो क्या कर देगा, कल्चर को डिस्ट्रॉय। Why do we need them? To prevent contamination, to ensure healthy and sterile growth environment, कि हमारे जो कल्चर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल हेल्दी और स्टेराइल आनी चाहिए। टू गेट द रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स, कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड टू प्रोटेक्ट द एक्सप्लांट, कि हमारे एक्सप्लांट को कुछ ना हो। दैट्स वाई वी डू द स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की मदद से ही हम मेंटेन कर सकते हैं एसेप्टिक कंडीशंस को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर एनिमल कल्चरिंग के लिए भी दौरान भी, यानी कि किसी भी टाइप की कल्चरिंग हो, एसेप्टिक कंडीशंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बात हो मीडिया की, चाहे टूल्स या फिर चाहे एक्सप्लांट्स। अब किस किस चीज़ की स्टरलाइजेशन होती है? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, न्यूट्रिएंट मीडिया एसेप्टिक कंडीशंस के लिए भी होती हैं और एक्सप्लांट को स्टरलाइजेशन करने के लिए भी होती हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कल्चर रूम्स एंड ट्रांसफर हुड्स, यानी कि द प्लेस वेयर वी कल्चर या फिर जहाँ पे भी प्रोसेस टेक प्लेस हो रही है उस जगह को हम कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं। फॉर लार्ज रूम्स वी यूज यूवी लाइट। यूवी लाइट के थ्रू जितने भी 99% ऑफ कंटेमिनेशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किल हो जाती है। सेकेंड, हम उसको इंक्रीज करने के लिए भी एंटी फंगल लिक्विड्स का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर्मेलिन। और लेमिनार फ्लो हुड के अंदर हैपा फिल्टर्स भी होते हैं और 99% ये पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। 95% इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं फॉर द वाइपिंग। और जो कल्चर रूम्स होते हैं उसको हम डिटर्जेंट सोप से वॉश करते हैं, वाइप करते हैं विद 2% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ये केमिकल होता है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और इक्विपमेंट्स को कैसे स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। क्लीन विद डिस्टिल वाटर बाय यूजिंग द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का यूज करके सिंपल डिस्टिल वाटर से अगर हम उसको क्लीन करते हैं तो भी इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टीम स्टरलाइजेशन की। नाम से ही पता लग रहा है कि स्टीमिंग हो रही है, यानी कि ऑटोक्लेविंग या फिर हम बोल सकते हैं मॉइस्ट हीट। स्टीम स्टरलाइजेशन के अंदर हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। ऑटोक्लेविंग बेस्ड होता है मॉइस्ट हीट के ऊपर, जो कि वाटर वेपर्स का यूज करके और हाई प्रेशर का यूज करके स्टरलाइजेशन करता है। ऑटोक्लेविंग के अंदर 20 to 50 ml अगर न्यूट्रेंट अगर है तो हम उसको देंगे 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 20 मिनट्स के एंड 15 साई यानी कि प्रेशर। अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है 100 ml टू 1 लीटर के लिए, तो हम 30 मिनट्स तक इसका टाइम एक्सटेंड करते हैं। टेम्परेचर भी वही रहता है और प्रेशर इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। 20 साई से ज़्यादा प्रेशर हमारा एक्सीड नहीं करेगा, सिर्फ टाइम का इंक्रीजेशन हो जाता है इसके अंदर। अब स्टीम स्टरलाइजेशन के अंदर हम स्टरलाइज किस किस को करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर चीज़ों में स्टीम स्टरलाइजेशन कर लें। सो कॉटन प्लग, ग्लासवेयर, पेपेट्स, प्लेट्स एंड मीडिया, ये सारी चीज़ किस में होती हैं, स्टीम स्टरलाइजेशन के अंदर। और ये ऑटोक्लेविंग की मदद से जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आर ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड के अंदर हम अल्ट्रासोनिक क्लीनर का यूज़ करते हैं। जो यूवी होती है वो ट्रांसमिट करती है थ्रू द सॉल्यूशन और काफ़ी सारे माइक्रोब्स को और पार्टिकल्स को क्लियर कर देती है। ड्राई हीट मेथड में ही इसका पार्ट होता है फ्लेम स्टरलाइजेशन, जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को कॉन्टिन्यूसली फ्लेम के पास या फिर फ्लेम के पास कराते हैं फ्लेम से, ताकि वो स्टरलाइज हो जाए। फ्लेम स्टरलाइजेशन में हम किस किस का यूज़ करते हैं, मेटालिक फोर्सेप्स, स्कैपल्स, नीडल्स, स्पैटुला। इनको 70% इथेनॉल के अंदर हम डिप करते हैं और फ्लेमिंग के लिए इसको बर्नर के पास लेके जाते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं फ्लेम स्टरलाइजेशन के अंदर।
फ्लेम स्टेरिलाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हॉट ड्राई ओवन मेथड के अंदर ये जो मेथड होता है ये बहुत आइडियल माना जाता है ग्लासवेयर के लिए और मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑटोक्लेविंग नहीं करते हैं क्योंकि ऑटोक्लेविंग बेस्ड होता है मॉइस्ट हीट पे, और मॉइस्ट हीट की वजह से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ब्लंट और रस्ट कंडीशंस के अंदर आउटकम उनका हमें मिलता है। सो दैट्स वाई ओनली वी यूज़ ड्राई मेथड। और ड्राई मेथड के अंदर भी हम जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं दैट इज़ 130 डिग्री एंड 170 डिग्री सेल्सियस फॉर द 3 आवर्स। यानी कि हम इसमें जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लॉन्गर टाइम एंड हायर टेम्परेचर। मीडिया के लिए हम ये मेथड हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हायर टेम्परेचर की वजह से मीडिया के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि थर्मल लायबल सब्सटेंस होते हैं वो डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं या फिर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस वजह से ये बेस्ट मेथड होता है पिपेट्स के लिए और पेट्री डिशेस के लिए। गैसेस में भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम गैस का इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए तो वो होती है हमारे इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव गैस मानी जाती है स्टेरिलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रेंट मीडिया, कि हम न्यूट्रेंट मीडिया को कैसे स्टेरिलाइज कर सकते हैं। दो तरीके से हम इसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। पहला है स्टीम स्टेरिलाइजेशन एंड नेक्स्ट इज फिल्टर स्टेरिलाइजेशन। स्टीम स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम ऑटोक्लेविंग करते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर रहता है 121 डिग्री सेल्सियस 15 साई 20 मिनट्स तक रखेंगे। अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो 50 ml तक है तो अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता है टू 500 टू 1 लीटर तो हमारा जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 30 मिनट्स। 15 साय से 20 साय तक प्रेशर एक्सीड कर सकता है लेकिन इससे आगे इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज़ आर फिल्टर स्टेरिलाइजेशन। फिल्टर स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम ऐसे कंपोनेंट्स को जो कि थर्मोलाइबल सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव आउट कर देते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, वाइटामिन और प्रोटीन्स। हम इन इसलिए रिमूव आउट करते हैं ताकि ये डिग्रेड ना हो जाए, क्योंकि इनका प्रेजेंस हमारे मीडिया के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिल्टर स्टेरिलाइजेशन के अंदर जो इसका पोर साइज़ होता है दैट इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। जो मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फिल्टर मेम्ब्रेन, जो कि मेडअप ऑफ होती है सेलुलोज एसीटेट से। और फिल्टर्स इन कंपोनेंट्स को रिमूव आउट करने के बाद जो मीडिया होता है हम उसको स्टीम स्टेरिलाइज कराते हैं, और स्टीम स्टेरिलाइजेशन के बाद उसको ठंडा होने के बाद हम इन कंपोनेंट्स को दोबारा से उसके अंदर ऐड करते हैं एंड देन वी पोर इट इन द पेट्री डिश एंड वी डू कल्चरिंग ऑल दैट। एंड द फिल्टर स्टेरिलाइजेशन वी यूज़ इन दिस मिलीपोर, और पोर साइज इसका 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और एग्ज़ाम बेस्ड बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोर साइज़ हमेशा आपसे पूछा जाता है कि फिल्टर स्टेरिलाइजेशन के अंदर जो मेम्ब्रेन का पोर साइज होता है वो कितना होता है। एक्सप्लांट कि हम एक्सप्लांट के यानी कि जो प्लांट मटेरियल है उसको कैसे स्टेरिलाइज करेंगे, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर हम ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में केमिकल्स यूज़ करते हैं तो प्लांट मर जाता है और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट इज आर सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि NaClO, जो कि कॉमन ब्लीच होती है। हम इसका 1% यूज़ करते हैं और बहुत कॉमन हाउस होल्ड ब्लीच है जो कि हम प्लांट के मटेरियल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूसली हमें डिस्टिल वाटर से वॉश करना पड़ता है ताकि कोई भी पार्टिकल एक्सप्लांट के ऊपर ना रह जाए। नेक्स्ट केमिकल इज आर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaClO ट्वाइस, जो कि पाउडर फॉर्म में मिलता है हमें मार्केट में। उसको हमें मिक्स कराना पड़ता है डिस्टिल वाटर के साथ और सेटल डाउन होता है, जिसके बाद हमें क्या मिलता है, क्लैरिफाइड सुपरनेटेंट। इस सुपरनेटेंट को ही हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो स्लोली एंटर करता है प्लांट टिश्यू के अंदर एज कम्पेयर टू सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इज मोर इफेक्टिव देन द कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट इज आर 1% ब्रोमीन वाटर। हम इसका यूज कर सकते हैं लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट इज आर 0.01 टू 1% ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है प्लांट मटेरियल के लिए। इसलिए हम रिगरसली डिस्टिल वाटर से एक्सप्लांट को वॉश कराते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज आर अल्कोहल 70%। 70% इथेनॉल क्विक डिप हम लेते हैं इसके अंदर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए, फिर उसको दोबारा से केमिकल एजेंट्स के साथ मिक्स कराते हैं या फिर उसको कॉन्टेक्ट में लगाते हैं, क्योंकि सिर्फ 70% इज नॉट इनफ टू स्टरलाइज द एक्सप्लांट। नेक्स्ट इज आर 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हम डालते हैं। इसकी कंसंट्रेशन हम 10 टू 12 कर लेते हैं। अल्टरनेटिव स्टरलेंट होता है कि हम किसी और केमिकल के साथ इसको यूसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलोन कैन नॉट स्टरलाइज द एक्सप्लांट प्रॉपरली। वी थॉरली रिंस द एक्सप्लांट विद डिस्टिल वाटर बिकॉज केमिकल्स अफेक्ट द कल्चर। और हम हर केमिकल के बाद प्लांट को डिस्टिल वाटर से वॉश कराते हैं,
क्योंकि केमिकल्स हमारे कल्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो केमिकल है दैट इज़ मर्क्यूरी क्लोराइड, लेकिन टॉक्सिक ज़्यादा है इसलिए हम इसको लेस यूज़ करते हैं। इसके अंदर शॉर्टर माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से शॉर्टर टाइम के अंदर स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। जो स्टरलाइजेशन होती है वो कुछ पॉइंट्स में होती है, जैसे कि ऑटोक्लेविंग के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू एंड गैसेस। इन फ्यू प्रोसेस के थ्रू हमारे पास स्टरलाइजेशन होती है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, ताकि हम सेफली एक्सप्लांट को ग्रो करा सकें इन विट्रो कंडीशंस के अंदर। That's it for today's video. I have added some questions at the last of this video. Comment your answers below.